अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आए में खुशामदीद। मैं हूँ नादिर गुरामानी। इस वक्त अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो नहीं हो सका, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि वफाक में जो जमातें इत्तेहादी हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में उन जमातों का इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, और जो दो बड़ी जमातें हैं उनके अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो वज़ारत आला के लिए खड़े किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पंजाब में बनने वाली नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनका ये फ़ैसला सामने आया है, और जो क़यादत है उनकी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आम इंतखाबात में किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि तमाम जो हलके हैं वहाँ पर इस्तेहकाम पार्टी के अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े होंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, अब अगर देखा जाए कि जो असम्बलियाँ हैं, मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो ज़ेर गौर हैं, और हुकूमत अब इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि इंतखाबात जो हैं कब हों। आपको याद होगा कि दुबई में जो मुलाकातें हुई उस हवाले से भी ये कहा गया कि शायद पावर शेयरिंग के हवाले से तमाम फ़ैसले हो चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ही इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक कोई फ़ैसले जो हैं वो हतमी नताइज उस हवाले से सामने नहीं आ सके, और किसी भी अहम नुक्ते पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। तो अब अगर देखें तो क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, या फिर ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद अगस्त में असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। दूसरी जानिब अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास वाज़ेह अक्सरियत है। क्या हुकूमत वहाँ पर, जो वफाक में हुकूमत है वहाँ पर, वो अपना उम्मीदवार कामयाब करवा सकती हैं? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कैसे तोड़े जाएंगे, या जो उनके अराकीन हैं? हम इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टेशन के हैं नवीद हयात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर। और शर्मीरा फ़ारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी के रहनमा, और नून लीग के रहनमा अली गौहर बलूच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इवन अगर हम गिलगित से शुरू करें तो वहाँ पर हमने पहले देखा आज़ाद कश्मीर का मामला आपके सामने था कि सुप्रीम कोर्ट ने, और नीचे जो मामला सामने आया था। अब डिग्री के मामले में खालिद खुर्शीद साहब को नायल करार दिया गया है। वहाँ पर एक आज भी असेंबली में वहाँ पर पुलिस आई, अराकीन के पहुँचने से पहले वहाँ पर अमले को जो है वो निकाल दिया गया। तो आपको कोई वहाँ पर कानूनी आईनी बहरान नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये एक अदालती फ़ैसला था और कल इलेक्शन होगा? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जब भी किसी प्रोविंस में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये सियासतदान ख़ुद जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसे लोगों को, जैसे पहले पंजाब असम्बली में हुआ। और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पंजाब असम्बली में पुलिस आए वहाँ पे और जहाँ जो हमारे इलेक्टेड मेम्बरान हैं उनके साथ बदतमीज़ी करे या मारपीट करे। वही जो बात है दोहराई जा रही है, जैसे फिर कश्मीर असम्बली में हुआ, फिर वही बात दोहराई जा रही है अब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, कि जेली डिग्री की बुनियाद पे जो वज़ीर आला थे उनको नायल किया गया, और अब जो है वो नए इंतखाब होने जा रहा था लेकिन कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब कल देखें उसमें क्या डिसीजन आता है। मुझे लग रहा है कि ये इतनी आसान सूरत हाल नहीं होगी कि कल शायद इलेक्शन हो जाए। अच्छा। इसमें ज़रूर ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि दोबारा तहरीक इंसाफ का ही बनना होता तो शायद ये सूरत हाल भी पैदा ना होती। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक बुरहानी कैफियत जो है गौहर बलूच साहब से हम पूछते हैं। गौहर बलूच साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ पर आज इलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन दूसरी जानिब अगर, जैसे मैंने जिक्र किया कि वफाक में तो आप एक PDM का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी आपके साथ है, लेकिन गिलगित में हमें ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आपका उम्मीदवार जो है वो अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है। क्या सूरत हाल है सर ओवरऑल गिलगित की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक जमहूरी प्रोसेस है और अदम इत्माद की इजाजत आइन देता है। बाकी अगर किसी चीज पर किसी उम्मीदवार को कोई इतराज हो तो वो अदालत या इलेक्शन कमीशन या प्रॉपर फॉरम पे जा सकता है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलग अलग उम्मीदवार हैं, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंतखाबात जो है वो कॉन्टेस्ट करती हैं, और आपको पता है कि उसके नतीजा में ही हम असम्बलियों तक फिर पहुंचते हैं। तो ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है। हाँ, मुल्क और कौम के लिए जब असम्बलियों में पार्टीज पहुंच जाती हैं सीट्स लेकर, तो फिर अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि असम्बली के अंदर जाकर फिर इत्तेहाद बनते भी हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहते हैं, और ये सिलसिला फिर इसी तरह से चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान का को बहुत ज्यादा अभी जो रिसेंट वाक़या वो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंने मीडिया पे देखा है कि वो जेली डिग्री की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो जेली डिग्री होना भी एक बड़ा अफसोसनाक एक सियासतदान को, तो मैं समझता हूँ कि ये
जेब नहीं देता कि उसकी डिग्रियां जीती हों और फिर वो किसी फॉरम पर उनको पेश भी करें, और फिर ये तो वाकई चाहे कोई नहीं। लेकिन बलू साहब, अभी अगर आप देखें ना, तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कह रहे हैं कि आप उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने वहां पर गिलगित बल्तिस्तान का जो आईजी थे, जो उनको आपने तब्दील कर दिया। नहीं, वो देखें, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तबादले तो एक रूटीन का हिस्सा है, और आपके इल्म में है कि वो हुकूमतें करती रहती हैं और वो होते भी रहते हैं। ये कहना कि आईजी को तब्दील कर दिया या ये हो गया, वो तो जाहिर है कि एक अगर तब्दील हुए हैं तो वो तो बिल्कुल एक हुकूमत को अगर वो तब्दील कर सकती है तो फिर वो उसको कर देना चाहिए। यहाँ पर तो एक एक रात में, एक एक दिन में 10-10% भी तब्दील होते रहे हैं। और लेकिन चलें, उस डिटेल बहस में नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अगर वोट बैंक है तो वो अदम एतमाद में अपने बंदे शो करे, तो मैं समझता हूँ वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। और अगर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उस सूरत में भी दोबारा इंतखाब होगा, और अगर दोबारा इंतखाब होगा तो जिस पार्टी की भी अक्सरियत होगी उसका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, लेकिन बलो साहब, इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि गिलगित जो एक कानून साज आइन साज असेंबली है उसमें तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत है, तो नून लीग कैसे पुरुमीद है कि वो अपना उम्मीदवार जो है उसको कामयाब बनवाने में वो कामयाब जो है हो जाएगी? देखें, इधर इत्तेहाद भी बनते हैं और दूसरा ये भी होता है कि बाद औक़ात एक पार्टी के लोग जिनका कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट से इख्तलाफ होता है, बाद औक़ात वो असम्बली में नहीं जाते, जिस वजह से अगर वो गैर हाजिर होते हैं तो फिर भी वो मुतलका तादाद पूरी नहीं होती। और जिस तरह से कि आपने कि वो कराची में भी देखा कि कारपोरेशन के वो जो इंतखाबात थे उसमें से कुछ लोग गैर हाजिर थे। तो बहरहाल अगर इनके बंदे पूरे हैं तो, और अगर इलेक्शन की डेट आ जाती है तो फिर ये अपने बंदे लेके जाए, फिर तो दूसरी कोई फिर ये कहना कि इनके तफादात हैं, हाँ इनको बंदे पूरे करके देना किसी और पार्टी या हुकूमत का काम तो नहीं है। वो तो इनका अपना काम है कि वो पूरे करें। अगर पूरे होंगे तो इनका कोई और बंदा मुंतखब हो जाएगा, नहीं तो जिस पार्टी की अक्सरियत होगी उसका बंदा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन इस जमहूरी अमल को चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आपको क्या ये तासुर दुरुस्त है कि बहुत से जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो आपके साथ या फिर पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आप बनते हुए वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मेरे पास को बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि गिलगित के इलेक्शंस के बारे में वो तो वहाँ के मुतलका कोई नून लीग के या पीपल्स पार्टी के दोस्त बता सकते हैं। लेकिन जनरली जहाँ तक मीडिया पे देखा है, ये जरूर खबरें आई हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अब पार्टी के फैसलों पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और वो मतलब है कि, और आपको खास तौर पर पता है कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान में एक वो स्या दिन के जिसमें पाकिस्तान को जलाया गया, जो पार्टी आज तक ये कहती रही, क्लेम करती रही कि सियासी पार्टी है, लेकिन असल में वो एक दहशतगर्द पार्टी थी जिन्होंने हमेशा मुल्क में जलाओ और गिराव की सियासत की, लॉकडाउन की सियासत की, इदारों को तोड़ने की सियासत की। अब इनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए भी जो लोग हैं वो इनसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो लिहाजा इन तमाम सवालों का जवाब तो उस दिन होगा जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा कि कौन किसके साथ खड़ा हो। तो आप समझते हैं कि 9 मई के बाद अब जो गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की सूरत हाल थी, अब वहां भी वो नहीं रही? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में, और मैं तो समझता हूँ कि अभी तक तो उन मुजरमों को सिर्फ कटहरे में खड़ा किया गया है। अभी तो उन मुजरमों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। और बहुत सारे लोग जो थे, जो कि असम्बली के मेंबरान थे, जो कि इसके अलावा भी जो उहदेदार थे, उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफे दिए। उन्होंने इस क़यादत के ज़ेरे क़यादत खड़े होने से साफ इनकार किया है, और करना भी चाहिए। बासियत हमें सबसे आगे, हमारी सियासत, हमारी पार्टियां उसके बाद आती, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। तो जो लोग पाकिस्तान के मुल्क अजीज को अपने सियासी मफादात की खातिर जो है वो आग लगाएंगे, वो जलाएंगे, वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक या दुश्मन जो तंजीमें उनके जरिए फंड रेजिंग करेंगे और पाकिस्तान को सियासी इंतशार का निशाना बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को बिल्कुल एहतसाब के और कानून और आइन के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो नवी साहब, वैसे जैसे आपने जिक्र किया कि शायद कल भी ये इलेक्शन ना हो सके, नए सीएम का इंतखाब ना हो सके, आपको लगता है कि जो सीएम साहब ऑप्शंस कह रहे हैं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें इस फैसले के खिलाफ,
तो कोई स्टे अगर आ जाए तो सूरत हाल जो वो तब्दील हो सकती है। अगर वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर देती है तो फिर तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक ये इलेक्शन नहीं हो सकेगा। हाँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो फिर भी मेरा ख्याल है कि ये जोड़ तोड़ रहेगा। अच्छा। अब ये मौका मिल गया पार्टीज़ को, सियासी पार्टीज़ को, जमहूरी अमल तो है लेकिन इसमें जमहूरियत को भी देखना है कि आपने ऐसी रास्ते इख्तियार नहीं करने जो गैर जमहूरी हो। तो जमहूरियत के में आप जमहूरी रास्ता इख्तियार जो तहरीक इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तो शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ चलते हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप सूरत हाल देखें पाक में तो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, लेकिन ये इत्तेहाद हमने गौहर बलोच साहब से भी पूछा कि गिलगित में हमें नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर आपका अलग उम्मीदवार है, नून लीग का अलग उम्मीदवार है। आप नहीं समझते कि वहाँ पर ऐसे फैसलों से वोट डिवाइड होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि हम बेशक वफाक में हुकूमत में साथ हैं। हाँ। लेकिन ये हमारा जमहूरी राइट है कि हम अपना कैंडिडेट फील्ड करें और हमारे पास ज्यादा वोट्स हैं नून लीग से। अब बात यह है कि अभी तो वक्त है नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने का, डेडलाइन खत्म हो गई है। ठीक। अब आगे जाके देखते हैं कि इलेक्शंस के अंदर या कोई कैंडिडेट जो है दस्तबरदार होता है कि नहीं होता, या क्या अलायंस बनता है, ये देखने की बात है। लेकिन इलेक्शन के अंदर तो जाहिर बात है कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है और हर किसी का ये अख्तियार है और जमहूरी राइट है कि वो आगे आके अपने कैंडिडेट को फील्ड करे। ठीक है शर्मिला साहब, अगर आप साथ रहें, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और हम दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त अगर हम देखें तो जो IMF के साथ मुआहदा तो हुआ है, लेकिन हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि जो भी अरसा मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसमें कोई मुआशी पॉलिसी जो है हुकूमत की नज़र नहीं आई जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। अब IMF के साथ जो मुआहदा है उसको सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की अपनी जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, गौहर साहब अगर आपके सामने सवाल रखें तो क्या ये दुरुस्त तनकीद है आपके ऊपर कि वो कोई ऐसी मौसर पॉलिसियाँ नहीं है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? देखें, जो मुस्बत तनकीद है वो तो होनी चाहिए। हाँ। वो तो निज़ाम की इस्लाह के लिए जो है मुस्बत तनकीद का होना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये गुजारिश करूंगा कि आपको याद होगा कि जब चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान में जब उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद किया गया और इलेक्टेड हुकूमत को हटाया गया था जी, उस वक्त वो जाते हुए क्या करके कह के गए थे कि मैंने माइंस बिछा के जा रहा हूँ और उसकी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। मेरे और आपके अल्फाज नहीं, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और उन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जो उन्होंने खुद किया था। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उन कर्जों को भी मुख्तलिफ तरीकों से हड़प किया। करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए जो कि आप अदालतों में और इदारों में अंडर प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक ये कहना कि पॉलिसी नहीं है, जाहिर है मुआशी पॉलिसी पर आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त बात की थी जब वो अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने कहा था कि मिसाक मईशत होना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि इस बात पर हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने भी कहा था कि जो पार्टी जो है वो मतलब है कि एक वोट चुरा कर आई है, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, उस पार्टी के साथ हम मिसाक मईशत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब के हमारे लीडरशिप को झूठे मुकदमात में जो है वो पाबंद सलासल किया जा रहा था, जब दीवारों में चुनवाया जा रहा था, हमने पाकिस्तान की खातिर उस वक्त की बात की। माशी लिहाज से मैं एक बात जरूर आपको करूंगा, खैर 2013 से 2017 तक का जो वक्त है वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था और उसके बाद फौरी तौर पर मुआशी बदहाली का शिकार हुआ, करप्शन का शिकार हुआ। खास तौर पर इस दौर में जो एक साल है, आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने अरबों डॉलर के कर्जे वापस किए। IMF की तरफ से अब तक हमें $1 नहीं मिला, $1 नहीं मिला। ठीक है, अभी तो मुआहदा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि 2018 में नवाज शरीफ साहब ने तो ये ऐलान किया था जब उन्होंने एक IMF का वो खत्म हुआ था
दौर तो उन्होंने तो IMF को खुदा हाफिज कहने की बात कर। बिल्कुल ठीक है गौर साहब, अगर हम शर्मिला साहिबा के सामने यही सवाल रखें, शर्मिला साहिबा अब पीपल्स पार्टी तो हमेशा गरीब की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो क्या ये तनकीद, जैसे मैंने गौर साहब के सामने सवाल रखा कि ये तनकीद दुरुस्त नहीं है कि आप मौजूदा हुकूमत इस मामले में नाकाम हुई है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। आज अगर आप देखें तो बिजली जो है वो मजीद महंगी की गई है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल आपके सामने है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पे इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है। और जब 15 माह पहले हम इस कोalition गवर्नमेंट के अंदर शामिल हुए थे तो जाहिरी बात है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि हम तमाम मामला दुरुस्त कर देते जो पिछले 3-3.5 सालों से बिगड़े हुए थे। ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 चीजें हुई। पहली चीज तो ये है कि क्योंकि कर्जा था, कर्जा वापस भी लेना था और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी जब हमने ये हुकूमत संभाली तो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी खस्ता थी कि इनको संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। फिर उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सैलाब आ गया, इसमें मजीद तबाहकारियां हुई और मजीद जो है लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। अब आपने देखा कि किस मुश्किल शराइत से और किस मुश्किल मामलात के बाद और नेगोशिएशंस के बाद IMF का ये लोन हमें मिल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये भी देखा होगा कि ये 1 साल जब हमें हर आए दिन ये कहा जाता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, हमने डिफॉल्ट नहीं होने दिया पाकिस्तान। नहीं, लेकिन आप उस मुआहदे पे जो पहले मुआहदा होना था उस पर तो आप पूरा नहीं उतर सके ना। ये मुआहदा तो 9 माह के लिए स्टैंड बाय एक मुआहदा। जो आपका पहला सवाल था मैं उसी के जवाब पे आती हूँ कि देखिए हमें आवाम को भी देखना है। जो कंडीशंस IMF की हैं वो इंतहाई सख्त हैं। जाहिर बात है उस पे आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। हमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें ऐसे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जिससे जाहिर बात है आवाम के ऊपर एक मनफी असरात आएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अब आप पीपल्स पार्टी को भी सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। देखिए नुकसान तो होगा और हो रहा है क्योंकि अवाम ये नहीं देखती कि जनाब लोन कितना जरूरी है या इस वक्त उसकी कितनी अशद जरूरत है। उनको जाहिरी बात है और मैं उसमें शामिल हूँ कि मैं यही कहती हूँ कि जी मुझे बिजली सस्ती चाहिए, बिल्कुल मुझे सहूलत मेडिकल सहूलतें फ्री चाहिए, मुझे पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, मुझे इन्फ्लेशन कम चाहिए। तो जाहिरी बात है कि जब आप ये सख्त स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लेते हैं IMF से, क्योंकि जाहिरी बात है जो आपको पैसे देगा वो अपनी तो शराइत रखेगा और जब आप उस शराइत के ऊपर उन कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं तो जाहिरी बात है कि वो जो एक बोझ पड़ता है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। तो ये दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। करें तो मुश्किल में, ना करें तो मुश्किल में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इन 9 माह के अंदर खास तौर पे आने वाली हुकूमत के लिए जो चैलेंज होगा कि अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो इसमें बेहतरी आ सकती। क्योंकि देखिए जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे हमें कर्जे वापस करने होंगे और ये एक विशियस सर्कल है। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे और अपने वी विल नॉट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और हम दुरुस्ती की जानिब नहीं जाएंगे। लेकिन गौर साहब अगर आप देखें तो पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो आप कहाँ देख रहे हैं तमाम उम्मीदवारों को अगर वो आम इंतखाबात में आते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी बनी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अब आज उनका फैसला है कि वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए वहाँ पर खतरा ये बन सकती है जमात? देखिए मैं नहीं समझता कि नून लीग के लिए जो है वो कोई इस्तेहकाम पार्टी जो खतरा है नून लीग के अवाम जो है वहाँ पर मतलब पंजाब के अवाम जो है उसमें बहुत पॉपुलर पार्टी है। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत ठीक है गौर साहब आपकी आवाज़ में कोई इशू आ रहा है। नवी साहब आपकी तरफ आते हैं। आप देखें कि तोशा खाना केस से मुतल्लिक कन्फ्यूजन आई। कल भी पहले कहा गया कि शायद केस जो है वो ख़त्म हो गया, बाद में कहा गया कि नहीं ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया है। अब इसमें तहरीक इंसाफ खुद भी थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है। मुख्तलिफ ट्वीट्स देखें, मुख्तलिफ बयानात देखें तो इसमें कानूनी लिहाज से अगर आप देखें तो आपकी नज़र में ये वापस मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है बल्कि ख़त्म नहीं किया गया? नहीं, ये इनिशियली तोशा खाना केस जो है ट्रायल कोर्ट जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैसे अब जनाब हुमायूं दिलावर साहब उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था, जहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की कि ये केस जो है वो काबिल समाअत नहीं है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए।
और उस दरख्वास्त को डिस्मिस किया वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है उसने। उस ऑर्डर को लेके इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसको, और वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था कल। वहाँ पे उन्होंने जब उनके जो लॉयर्स हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए मुख्तलिफ, तो कई ऐसी बातें थी जो कि ट्रायल कोर्ट में टेकअप नहीं हुई थी। तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चूँकि ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायल कोर्ट के सामने जो है वो नहीं बयान की गई हैं, लिहाजा उन्होंने इस केस को रिमांड किया और दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा कि ट्रायल कोर्ट आफ्टर हेयरिंग ऑल दी आर्गूमेंट्स और तमाम रिकॉर्ड दे के दोबारा इस एप्लीकेशन पे डिसीजन दें कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। अब वो कल मेरा ख्याल है दोबारा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने उन्हें टेकअप कर लिया है, कल के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनको भी और जो उनके लॉयर्स हैं उनको भी, और ये कल F8 मरकज़ में समाअत होगी और उसके बाद दोबारा इसका जो भी डिसीजन आएगा। शर्मिला साहबा, वैसे अगर सियासी तौर पर देखें तो अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो सेटअप होगा वो उनका होगा। पीपल्स पार्टी ये कोशिश भी कर रही है, दावा भी कर रही है कि जो अगले वज़ीर आज़म होंगे वो बिलावल साहब होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो जमात इस्लामी कराची में आपको टफ टाइम दे रही है। फिर पंजाब में अगर आप देखें तो जो इस्तेहकाम पार्टी है वो बन गई, सीनियर रहनुमा वहाँ पर चले गए। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में या फिर पंजाब में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि अवाम अपनी राय का इजहार करती है अपने वोट के जरिए। हाँ। और अब पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है और पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये एक अज़म रहा है कि एवरीबडी शुड गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और हम समझते हैं कि हर किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आपको याद होगा कि जब हम PDM में थे तो PMLN इलेक्शन का बाइकआउट कर रही थी। हमने उनको कायल किया कि आप बाई इलेक्शन के अंदर आए, फिर हमने उनको कायल किया, उन्होंने इस्तीफे देने की बात की थी कौमी असेंबली से। वो हमेशा से कहते थे कि हम इस्तीफे देंगे, हम कहते थे इस्तीफा देना जो है शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने अपने एक्सपीरियंस से और हमारा ये एक जिसे कहते हैं ना अज़म रहा है कि हमने सियासी मैदान छोड़ के नहीं भागना है, हमने हिस्सा लेना है। लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमें लोग कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी तो नहीं जीतेगी तो क्या फायदा वो ले रहे हैं पार्ट, लेकिन देखिए हमने काम किया और उसका रिजल्ट हमें लोगों ने सामने अपने वोट की मोहब्बत से दिया। तो अब जाहिर बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब जनरल इलेक्शंस आएंगे तो उसके अंदर भी हम अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी विल बी विक्टोरियस। अच्छा, तो आपको पंजाब में मुस्लिम लीग नून या इस्तेहकाम पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ये तो कहना कबल वक्त है। ये हो सकता है कि जिस तरह हमने वफाक में अभी हम कोलिशन में हैं PMLN के साथ, मे भी हम पंजाब के अंदर उनके साथ कोलिशन में हो, who knows? ये तो देखिए सियासी गठजोड़ जो है ये तो एक इलेक्शन प्रोसेस का और जमहूरियत का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन शर्मिला साहिबा, वैसे जिन मुआशी चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, आप भी हमेशा उसका जिक्र करते, पीपल्स पार्टी भी खुल के करती है, इवन नून लीग भी ये मानती भी है कि चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। लेकिन आप देखें कि ऐसे मुआशी चैलेंजेस में अब आपके मुखालफिन आप पर यह भी तनकीद कर रहे हैं कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस हैं उनकी आपने तनख्वाहें बढ़ा दी। देखिए, बुनियादी तौर पे इस माहौल में और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के माशी बहरान के माहौल में मैं नहीं समझती कि किसी की भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, सिवाय उन लोगों की जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो छोटे ग्रेड के अफसर हैं, जिनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। हमारी तनख्वाहें एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी तो तनख्वाहें पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी हैं। अच्छा। और ना हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास हमें तो असेंबली में भी ऑपोजिशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि जहां मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा किया जा रहा है तो MPS की तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए, लेकिन हमने इसको रद्द किया। हमने कहा नहीं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं और इस वक्त इंतहा है इन्फ्लेशन की। ये तो IMF के लोन की खबर सुनने के बाद इन्फ्लेशन रेट 36% से 24% के ऊपर आया है। तो इस वक्त अगर हम जो आवाम के नुमाइंदे हैं हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लग जाएं और मराहत लेने में बढ़ जाएं। हमने तो चेयरमैन सेनेट का जो बिल आया था उसको तो हमने तो मेल अपोज किया है कि जो आपने वो पढ़ा है वो तो मैं तो देख के हैरान और परेशान। लेकिन उस पर आपके अराकीन के दस्तखत तो हैं? नहीं, हमारे अराकीन के दस्तखत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, रजा रब्बानी साहब के दस्तखत हैं, फारूक नाइक साहब के दस्तखत हैं, ताज हैदर के हैं, लाल दीन के हैं।
देखिए, उसको हमने हर सूरत अपोज किया है। हाँ। और बुनियादी तौर पे भी रिजेक्ट एंड वी बिलीव कि ये तो मैं समझती हूँ कि, और हमारी जमात समझती है कि ये किस किस्म की, मतलब ये बिल आए क्यों है, ये किसी ने सोचा ही क्यों। क्योंकि मतलब अगर आपको ट्रैवल करने के लिए जहाज में सीट नहीं मिलेगी तो आप प्राइवेट प्लेन चार्टर कर लेंगे। ये तो मतलब ऐसे मुल्क में बात होनी चाहिए जो मुल्क के अंदर जो है वो सोने की नहरें बह रही हैं। ठीक है शर्मिला साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बलोच साहब, अगर आवाज़ मेरी आप सुन सकते हैं तो ये हमने शर्मिला फारूकी साहिबा के सामने भी सवाल रखा कि अब इन मुआशी चैलेंजेस में जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पहले तो क्या आप समझते हैं कि ये फैसला हुकूमत को करना चाहिए था? दूसरा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आ गया है चेयरमैन सेनेट से मुतल्लिक जो मराद का बिल है उस पर, क्या मुस्लिम लीग नून को लीडरशिप की जानिब से क्या हिदायत की गई हैं कि क्या कौमी असम्बली में अगर ये बिल आता है, सेनेट ने तो मंजूर कर भी लिया है, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में इस बिल की मुखालफत करेगी या फिर नून लीग जो है वो इस बिल के हक में है? गौर बलोच साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई। शर्मिला साहब आपकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया, अब इसमें तासुर ये मिल रहा है कि आपके दो साबिक जो चेयरमैन सेनेट रहे हैं, जिसमें रज़ा रब्बानी शामिल हैं, फारूक नायक साहब शामिल हैं, आप समझती हैं कि उनको इल्म नहीं था कि इस बिल में है क्या और उन्होंने दस्तखत कर दिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमने इस बिल को हर हाल में अपोज करना है। ठीक है। एंड प्रिंसिपली वी रिजेक्ट दिस बिल। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। हाँ। और हम इसको अपोज करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि उनको पता था या नहीं पता था, आई एम श्योर पता होगा। और उनके अगर सिग्नेचर जैसे आप बता रहे, क्योंकि मैंने नहीं देखी, क्योंकि हमने जो बिल पढ़ा जी, इसके ऊपर शुरू दिन से तनकीद हुई और इसके ऊपर हमारी लीडरशिप ने बहुत तनकीद करी। बिकॉज किसी भी सूरत ये बिल में जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें मांगी हैं, मतलब आई मीन आई डोंट नो वेदर इट्स अ जोक और नॉट, लेकिन ये मतलब ये जग नहीं। ठीक है, बिल्कुल। गौर साहब की तरफ चलते हैं। गौर साहब, अब सवाल यही है कि जो चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बिल है, अब पीपल्स पार्टी उसको रिजेक्ट कर रही है, कौमी असम्बली में रिजेक्ट करने का ऐलान कर रखा है। नून लीग की लीडरशिप की जानिब से आपको क्या हिदायत मिली है बतौर MNA? क्या नून लीग इस बिल के हक में है या फिर कौमी असम्बली में इसको रिजेक्ट किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो फैसला हो चुका है, जिस तरह से कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी पहले बताया है जी, वो इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। और ये बिल जो पुट हुआ है, देखें बिल कोई भी मेंबर पुट कर सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, वो कमेटीज में जाता है, वो असम्बलीज में जाता है, दोनों ऐवानों के अंदर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तमाम हुकूमती पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप ये डिसाइड कर चुकी है कि ये बिल पास नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है, लेकिन नबी साहब, बाकी जाहिर है कि आपको पता है कि जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में जब गुफ्तगू हुई, तो आपने देखा कि पाकिस्तान माशी तौर पर अभी भी जाहिर है कि हमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत के शोबे के लिए अच्छे पैकेज रखे गए हैं, और जाहिर है कि इन हालात में जो है वो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें अगरचे हम ये समझते हैं कि वो भी जाहिर है हमारे मुआशरे का हिस्सा है पार्लियामेंटेरियन भी, और उनमें कोई सारे अमीर लोग नहीं होते, बड़े मतलब है कि ऐसे मिडिल क्लास से और ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे बड़ी दूर दराज के इलाकों से भी इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी तो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है नबी साहब, लेकिन इस वक्त अगर देखें, इससे हटके हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है, उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ रहा है कि जिन्होंने ये हमले किए हैं इदारों पर, जलाओ घेराव किया, उनके खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ट्रायल होना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मजबूत है, उनके जो दलाइल हैं वो मजबूत हैं? देखें, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से आर्मी एक्ट 1952 में आया। ठीक है। और हमारे जो आर्मी है या एयर फोर्स एक्ट है वो 1953 में आया, जो नेवी ऑर्डिनेंस है वो 1961 में आया। ये ऐसे हैं जहाँ
जो इन लोगों के ऑफिसर्स हैं जो जराइम करते हैं, तो उनको ट्रायल करने के लिए 1967 में पहली दफ़ा इसमें अमेंडमेंट की गई सेक्शन 2 में, और वहाँ पे ये अमेंड किया गया कि सिविलियंस को भी ट्रायल किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में। उसको फिर चैलेंज किया गया, बल्कि सेक्शन 59 में भी अमेंडमेंट की गई। उसमें ये अमेंडमेंट की गई सेक्शन 59 में, एक तो राइडिंग इफेक्ट दिया गया और दूसरा ये कहा गया कि जो नॉर्मल ये फौजदारी सेक्शंस हैं इनको भी ट्रायल किया जा सकता है आर्मी कोर्ट्स। लेकिन इस मामले पर आप समझते हैं कि जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद इख्तिलाफात हैं इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस के दरमियान, आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले मौजूद हैं पहले के भी। ये जो मैंने आपको बताया जो अमेंडमेंट्स हुई, इन अमेंडमेंट्स को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर सब्सिक्वेंटली रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि ठीक है मिलिट्री जो सिविलियंस हैं वो ट्रायल हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। उसके बाद फिर 1996 में जो है वो फिर ये इस तरह का मैटर एक सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ पे फिर ये डिसीजन दिया गया कि ये जो है सिविलियन जो है वो उनको ट्रायल किया जा सकता है। फिर जो 2015 में जो 21वीं तरमीम थी उसमें भी ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या अमल में लाया गया, वो चीज़ भी चैलेंज हुई और वहाँ पे फिर जो फुल बेंच था 17 रुकनी बेंच था जिसमें 11-6 की लेकिन वो जो डिवीजन वाली बात है आप समझते हैं कि वो नहीं है, तमाम जजेस जो हैं वो ये फैसला हो या कोई और केसेस हो, तमाम फैसलों मेरा ख्याल है इस वक्त भी मुनासिब बात ये थी जो कि जिसकी तरफ जो है ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी निशानदेही की और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी निशानदेही की। बहुत बेहतर होता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस मामले पे इस वक्त भी फुल कोर्ट बना देते, उसके बाद चाहे जिस तरह से भी फैसला आता। तो इस लिहाज से हुकूमत का जो हुकूमत की जो इस्तदा थी वो दुरुस्त थी, वो जो शुरू से करती आ रही है कि फुल कोर्ट बनाए, फुल बना के फिर किसी को कोई बात करने का मौका ना मिलता और उसमें जो भी डिसीजन हो जाता। और फिर जो अभी तक कई पहले भी पटिशनें पहले की भी सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर समाअत हैं उनको भी टेकअप कर लेते और सबको करके एक ही दफ़ा एक डिसीजन आ जाता, तो उसमें मेरा ख्याल है किसी को इतराज़ करने का या उंगली उठाने का मौका ना मिलता। ठीक है नवी साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम शर्मिला फारूकी साहिबा के सामने एक सवाल रखेंगे जो कि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक सूबों से मुतल्लिक एक बात की जा रही है और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत आने वाले जो इंतखाबात होंगे उनमें कौन सा स्लोगन लेकर हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका टारगेट और जो तमाम जो तनकीद है जो निशाना है वो सिर्फ PTI है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शर्मिला साहबा, जैसे पर जाने से पहले मैंने आपके सामने एक जिक्र भी किया और अब ये सवाल रख रहे हैं कि अब ये तनकीद हो रही है आपके ऊपर, नून लीग के ऊपर या जो इत्तेहादी जमातें हैं कि अब सबका इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ PTI है। ये तासुर भी दिया जा रहा है कि खुद पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी का अपना नैरेटिव क्या होगा? देखिए जी, दीगर जमातों का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त हमारा जो फोकस है और जिससे हमारा मुकाबला है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो है पावर्टी, बेरोजगारी, गुर्बत, इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है। इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान की बेहतरी है। अब इस पूरे मरहले के अंदर हमने अवाम को पिसते हुए देखा है कि किस तरीके से लाडले की हुकूमत ने जो जिस नहज पे पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। ठीक है शर्मिला साहब, अगर एक मुख्तसर सा सवाल ले लें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आपने बयान देखा होगा सूबों से मुतलिक, अब जमात इस्लामी की जानिब से भी ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं कि नए सूबों से मुतलिक जो है वो नेशनल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त इस अमल की ज़रूरत है कि नेशनल डायलॉग हो, सबसे बातचीत होनी चाहिए? देखिए, नए सूबे बनाने का तरीक़ेकार आइन में दर्ज है, वो नेशनल डिबेट से नहीं होगा। वो अगर उस सूबे की असेंबली से ये करारदाद आती है तो फिर एक प्रोसीजर है ना, ठीक है, मुल्क एक आइन से चलता है।
लेकिन इस वक्त जो नेशनल डिबेट की जिन चीजों पे जरूरत है उस पर तो कराएं नेशनल डिबेट। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलें, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उससे कैसे निकलें, इस मुल्क के अंदर जो रिलीजियस इनटॉलरेंस हो गई है उससे कैसे निकलें। दिस नीड्स नेशनल डिबेट, और मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए इन चीजों पर नेशनल डिबेट, एक कंसेंसस होना चाहिए। क्योंकि देखिए आगे चल के पाकिस्तान को अगर हमने इस बहरान से निकालना है तो किसी एक जमात या किसी एक शख्स का ये बस में नहीं है। नहीं तो आप समझती हैं कि मुल्क में नए सूबों की जरूरत है? मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क में सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। ठीक है। इस मुल्क में सैलाब ज़दगान की बहाली की जरूरत है। ठीक है। इस मुल्क के अंदर जो है ये जो एक नफरत की सियासत है इसके खात्मे की जरूरत है। ठीक है गौर साहब, अगर आप मुख्तसर जवाब दें कि एक तो कि मुस्लिम लीग नून किस नैरेटिव से इंतखाबात में जाएगी, और दूसरा ये क्या मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि इस वक्त मुल्क में नए सूबों की जरूरत है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस चीज का तो नए सूबों के बारे में मैंडेट जो है बात करने का या बनाने का, वो तो मेरा ख्याल है कि जो आने वाली असम्बलीज हैं उनके अंदर ये डिबेट होनी चाहिए और उस वक्त की आने वाली हुकूमतों को इस चीज का फैसला करना चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है। अच्छा। और जहाँ तक ये है कि अभी चूंकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन मोड की तरफ बढ़ रही हैं और इलेक्शन होने वाले हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में, आपको पता है कि अगस्त के महीने में ये मुकर्रर असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है। और मैं खास तौर पर इस चीज का जिक्र करूंगा। लेकिन गौर साहब उस पर भी कंफ्यूजन है ना कि मुद्दत पूरी होगी या आप असेंबलियां तहलील करेंगे? नहीं, मुद्दत तो अगस्त में पूरी हो रही है। हाँ। तो उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप 1-2 दिन पहले भी तहलील कर दें तो उससे सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन की मुद्दत करवाने की 2 महीने से बढ़ के 3 महीने हो जाती है। तो वो दोनों सूरतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए या 3 महीने के। भारत तमाम पार्टीज जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और इलेक्शन की तैयारी में है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि अब पाकिस्तान को जिस 1 साल में जिस तरह से कि पहले शर्मिला साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से इत्तेहादी हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद जो है मुआशी हालात को अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक संभाला है। जिस वक्त के प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा, और कुछ लोग पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने और श्रीलंका बनाने का बड़ा शौक था और अपनी तकरीर में वो इस चीज को बयान भी करते थे। मेरा ख्याल है कि उनके ये नापाक अज़ाइम और वो बुरे ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। ठीक है नवी साहब, अगर आपके सामने एक आखिरी सवाल रखें कि जो नए ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है उस पर उनके मुखालफिन तो तनकीद कर ही रहे हैं, आपकी नज़र में कानूनी हिसाब से अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई ऐसी शिक भी मौजूद है जो आइन से मुतसादिम हो? कौन से जो नैब से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस लाया गया? बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि पहले जिस चीज़ की ये गवर्नमेंट मुखालफत करती रही और उनके इन्हीं जो नुकात थे उन पे एतराज़ भी करती रही। ठीक है। और फिर उसके बाद अब खुद ही वो तरमीम करके उसी तरह की कि पहले यही इतराज़ था कि आप 90 डेज़ या 30 डेज़ जो है वो रिमांड पे रखना बड़ा नाइंसाफ़ी है। हाँ। उसको ख़त्म करके 14 दिन किया गया और फिर अब 14 दिन करके फिर दोबारा उसको 30 डेज़ और बढ़ा, फिर उसमें तोसी भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन से मुतसादिम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये कल एक और मैं जो लीडर थे नून लीग की, मैं उनका बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये अभी तो शायद इनके खिलाफ तो इस्तेमाल ना हो सके, ये कल घूम के शायद हम पे ये इस्तेमाल हो। तो इसलिए ये कानून को इसमें जो तरमीम पहले की थी वो बेहतर थी। हाँ। लेकिन ये जो अभी अमेंडमेंट इन्होंने की है, इन्होंने फिर इसको उस पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कानून या आइन उसके वो दुरुस्त फैसला नहीं होगा। ठीक है नवी साहब, आपका, शर्मिला फारूकी साहिबा आपका, बलू साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। जो गिलगित की सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान की, कल वहाँ पर क्या पैदा सूरत हाल जो है वो सामने आती है, क्योंकि वहाँ पर सेक्रेटरी जो हैं असेंबली के, उनको ये कहा गया है कि वो नया शेड्यूल जारी करें। आज इलेक्शन होना था नए वज़ीर आला का 3 बजे, लेकिन वो नहीं हो सका। आप देखें कि कल सूरत हाल जो है वो क्या सामने आती है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।